हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस हमीरपुर बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आपसे आगे आने वाले राज्य चयन आयोग में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हमने 7 वीडियोज ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर हिस्ट्री क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपके कोई भाई बहन या फिर दोस्त एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों तो उनके पास भी हमारी वीडियोस को शेयर कर दिया करें। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। नेम द किंगडम विच फर्स्ट यूज्ड एलिफेंट्स इन वॉर। तो उस राज्य का नाम बताइए जिसने युद्धों में सबसे पहले जो है तो हाथियों का प्रयोग किया था। तो ऐसा कौन सा वंश था जिसने सबसे पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मगध। मगध एक ऐसा वंश था जिसने युद्ध में सबसे पहली बार जो है तो हाथियों का प्रयोग किया था। अच्छा, क्या इससे पहले भी किसी ने युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था? जी हाँ। तो एक राजा का नाम आप सभी ने सुना होगा, राजा पोरस। अब ये जो राजा पोरस था, ये कहाँ का राजा था? तो ये जो है तो पंजाब का राजा हुआ करता था। जो आप पाकिस्तान में सिंध इलाका देखते हैं जिसको पंजाब बोला जाता है, और हमारे इंडिया में भी जो पंजाब है, तो पंजाब का राजा कौन हुआ करता था? तब वो हुआ करता था राजा पोरस। अब जब राजा पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में ये जो राजा पोरस थे, इन्होंने युद्ध में सबसे पहली बार जो है तो हाथियों का प्रयोग किया था। ये वाला फैक्ट देखो आपको ध्यान में रखना है। अभी मैंने आपको क्या बताया? ये जो राजा पोरस था, जो कि पंजाब क्षेत्र का राजा था, इसने सिकंदर के साथ देखो युद्ध किया था। अब सिकंदर के साथ इनका युद्ध जो है तो कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो ये युद्ध हुआ था 326 बीसी में, और इस युद्ध को देखो क्या कहा जाता है? इस युद्ध को कहा जाता है हाइडेस्पिस का युद्ध। तो हाइडेस्पिस का युद्ध जो है तो कब हुआ था? 326 बीसी में हुआ था। कौन सी नदी के किनारे यह युद्ध हुआ था? तो झेलम नदी के किनारे देखो यह युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि राजा पोरस ने भी युद्ध में सबसे पहली बार हाथियों का प्रयोग किया था। बट इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मगध एक ऐसा वंश था जिसने युद्ध में सबसे पहली बार जो है तो हाथियों का प्रयोग किया था। तो ऐसा मगध का कौन सा ऐसा राजा था जिसने सबसे पहली बार जो है तो हाथियों का प्रयोग किया था युद्ध में? तो वह कौन था? तो वो था मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी लीग को देखो बरकरार रखा था अशोक के द्वारा। अशोक ने भी देखो युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। तो ये कुछ एक फैक्ट देखो आपको लिंक करके चलने हैं, तभी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में देखो सही होंगे। बाकी मगध की देखो यहाँ पर बात आई है, तो मगध से भी आप सभी को पता है बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि सबसे बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? और वहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था बृहद्रथ। और इसने अपनी राजधानी गिरिब्रज या फिर राजगृह को बनाया था। ये वाला फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। मगध पर आप सभी को पता है अलग अलग वंशों के द्वारा देखो शासन किया गया था। तो उन वंशों का सीक्वेंस मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो सबसे पहली बार मगध पर हर्यक वंश का शासन हुआ। हर्यक वंश की स्थापना आप सभी को पता है बिंबिसार ने की थी। तो बिंबिसार कब जो है तो मगध की राजगद्दी पर बैठा था? तो बिंबिसार मगध की राजगद्दी पर जो है तो 544 ईसा पूर्व में बैठा था। अच्छा, हर्यक वंश के बाद जो है तो किस वंश का शासन मगध शासन पर हुआ था? तो वो हुआ था शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा की गई, और यह मगध की राजगद्दी पर 412 बीसी में बैठा था। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का शासन होता है। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद के द्वारा की गई, और वह जो है तो मगध की राजगद्दी पर 345 बीसी में बैठा। और इसके बाद आप सभी को पता है मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है। और कब जो है तो यह मगध की राजगद्दी पर बैठा था? तो 322 बीसी में यह मगध की राजगद्दी पर बैठा था। ये सीक्वेंस में आपको देखो बार बार बताता रहता हूं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। अभी मैंने आपको क्या बताया? मगध पर शासन करने वाले वंशों का शासन क्रम, और ये बिल्कुल सीक्वेंस में मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हर्यक वंश आता था, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, और उसके बाद मौर्य वंश। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस देखो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शिवाजी सबमिटेड टू जय सिंह एंड साइंड द ट्रीटी ऑफ। तो शिवाजी ने जय सिंह के सामने समर्पण किया और किसकी संधि पर हस्ताक्षर किए थे? अब शिवाजी कौन थे? तो ये थे छत्रपति शिवाजी। अब शिवाजी और जय सिंह इन दोनों के मध्य में कौन सी ऐसी संधि हुई थी? तो कौन सी संधि हुई थी? तो वो हुई थी पुरंदर की संधि। और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है।
तो पुरंदर की संधि किन किन के मध्य में हुई थी? तो पहला बेसिक सा फैक्ट आपको यहीं पर पता चल गया, शिवाजी और जय सिंह के मध्य में जो है तो पुरंदर की संधि हुई थी। अब ये संधि हुई कब थी? डेट्स देखो आपसे पूछी जाती है, तो ये संधि हुई थी 1665 में। ये भी फैक्ट आपको पता चल गया। किन किन के मध्य में हुई थी? शिवाजी के मध्य में हुई थी और जय सिंह के मध्य में हुई थी। अच्छा, ये जो जय सिंह था ये था कौन? तो यह एक मुगलों का कमांडर हुआ करता था। ये वाला फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। शिवाजी की देखो यहाँ पे बात आई है, तो हर बार मैं आपको बताता हूँ, जब भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की बात आएगी तो उनका जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी, ये फैक्ट देखो आपको ध्यान में रखने हैं। तो शिवाजी की बात आई है, तो शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1680 में हुई थी। ये दो फैक्ट देखो आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले था। इनकी माता का नाम जीजाबाई था। इनके गुरु का नाम देखो बहुत बार हमीरपुर बोर्ड में पूछा गया है, तो इनके गुरु का नाम था गुरु रामदास। ये वाला फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? तो शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था, और ये वाला क्वेश्चन भी आपके हमीरपुर बोर्ड में बहुत बार जो है तो पूछा गया है। शिवाजी से देखो एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, शिवाजी ने मुगलों के केंद्र सूरत को देखो कितनी बार लूटा हुआ था? तो सूरत को इन्होंने 2 बार लूटा था। अब वो 2 बार कब कब लूटा था, डेट्स आपसे पूछी जाती हैं। तो एक तो 1664 में लूटा और एक 1670 में लूटा। ये दोनों डेट्स देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्टार लाइनर यहाँ पर कर लेनी है। कुछ और भी बेसिक से फैक्ट मैं आपको शिवाजी के बारे में बताता हूँ। एक तो देखो चौथ कर इनके द्वारा चलाया गया था, और एक आपसे पूछा जाता है सर देशमुखी कर। तो चौथ कर और सर देशमुखी कर यह किनके द्वारा चलाए गए थे? तो यह शिवाजी के द्वारा चलाए गए थे। एक और क्वेश्चन देखो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, जो मुगलों का राजा हुआ करता था औरंगजेब, आपसे इस तरह से भी घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी का जो समकालीन मुगलों का राजा था तो वह कौन था? तो वो था औरंगजेब। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि ये जो औरंगजेब था इसने शिवाजी को कैद करके कहाँ पर रखा था? तो शिवाजी को इन्होंने जो है तो छल करके जो है तो कैद कर लिया था, और कैद करके देखो कहाँ पर रखा था? ये क्वेश्चन जो है तो सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वो रखा था जयपुर भवन में। और ये बात कब की है? तो ये बात है 1666 की। ये कुछ एक फैक्ट देखो आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं। शिवाजी से देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आपको ध्यान में रखना है, और ये वाला क्वेश्चन देखो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। शिवाजी का देखो उत्तराधिकारी कौन था, या फिर मैं आपको कहूं शिवाजी का पुत्र कौन था, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ, शिवाजी को राजा की उपाधि किन के द्वारा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, वो आप मुझे भी नीचे कमेंट में बताओगे। बाकी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर फॉलो जरूर कर लें, लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हुज रीन इन इंडियन हिस्ट्री वॉज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। तो भारतीय इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किसके शासनकाल को, कौन से वंश के शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? कुछ एक बच्चे गुप्त एम्पायर और मौर्य एम्पायर में कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो आपको देखो ध्यान में रखना है कि किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो वो कहा जाता है गुप्त साम्राज्य को, गुप्ता एम्पायर को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब क्यों इस वंश को गोल्डन एज ऑफ इंडिया यानी कि भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, वो भी देखो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इस वंश के जो राजा थे, तो इस वंश के राजाओं ने बहुत सारी फील्ड में महारत हासिल की थी। अब वो कौन कौन सी फील्ड थी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उनमें जैसे आर्किटेक्चर हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, मेडिकल साइंस हो गया। तो ये कुछ एक फील्ड थी जो कि इस वंश के राजाओं ने जो है तो इन फील्डों में महारत हासिल की हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और इस वंश के राजाओं ने अपने कल्चर को भी काफी प्रमोट किया था, इसीलिए इनके शासनकाल को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि एग्जामिनर कहीं से भी देखो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुट कर सकता है, तो हर एक चीज के लिए देखो आपको तैयार रहना है। गुप्ता एम्पायर की यहाँ पे बात आई है, तो आपको पता होना चाहिए गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, गुप्त संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। तो गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा देखो करवाई गई थी, और ये जो चंद्रगुप्त फर्स्ट था, इसी से एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि किस गुप्त राजा ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो वह कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त फर्स्ट।
कुछ और भी बेसिक से क्वेश्चंस मैं आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में बताता हूँ जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। आपसे देखो एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि गुप्त वंश के किस राजा को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। ये देखो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि किस गुप्त वंश के राजा को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और ये क्वेश्चन देखो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपके आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को ही देखो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब इनको भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है वो भी देखो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने उत्तर भारत के 9 राजाओं और दक्षिण भारत के 12 राजाओं यानी कि 12 शासकों को पराजित किया था। तो उत्तर भारत के 9 राजाओं और दक्षिण भारत के 12 राजाओं 12 शासकों को इन्होंने पराजित किया था। इसीलिए इन्हें जो है तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनके दरबारी कवि कौन थे? इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने ही आप सभी को पता है इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की हुई है, जिसे हम अब क्या बोलते हैं? प्रयाग प्रशस्ति लेख बोलते हैं। जिस तरह से देखो क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लिंक कर रहा हूँ, उसी तरह से क्वेश्चंस को आपको भी लिंक करके चलना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके हमीरपुर बोर्ड में पूछा गया था। आपसे देखो पूछा गया था गुप्त वंश में सोने की मुद्राओं को क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो उनको कहा जाता था दिनार। ये वाला फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। छोटे-छोटे फैक्ट होते हैं जो कि बच्चे कंफ्यूज होकर के गलत टिक करके आ जाते हैं, तो वही कंफ्यूजन से आपको यहाँ पर बचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वीडी सावरकर इज ए प्रोमिनेंट राइटर ऑफ। तो वीडी सावरकर विशिष्ट लेखक थे। तो क्या वह गुजराती लिटरेचर गुजराती साहित्य के विशिष्ट लेखक थे, उड़िया साहित्य के थे, पंजाबी लिटरेचर के थे, या फिर मराठी लिटरेचर मराठी साहित्य के थे? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वीडी सावरकर से भी आप सभी को पता है अभी हाल फिलहाल बहुत से एग्जाम्स में जो है तो रिपीटेटिव क्वेश्चन जो है तो पूछे जाने लगे हैं, तो इनके बारे में भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो वीडी सावरकर विशिष्ट लेखक थे, तो यह मराठी लिटरेचर मराठी साहित्य के एक विशिष्ट लेखक थे। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में देखो पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक ही वीडियो में यहाँ पर करवा दूंगा। तो सबसे पहले आपसे देखो पूछा जाता है अभिनव भारत। अभिनव भारत इसकी स्थापना किन्होंने की थी? तो अभिनव भारत ये जो एक सोसाइटी थी इसकी स्थापना की थी वीडी सावरकर ने। और इसकी स्थापना देखो इन्होंने की कब थी? तो 1904 में की थी। दूसरा क्वेश्चन देखो आपसे पूछा जाता है कि ये जो अभिनव भारत सोसाइटी थी इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको पहले देखो मित्र मेला नाम से जाना जाता था। और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब इनके द्वारा देखो बहुत सी पुस्तकें जो है तो रची गई थी, तो वो कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी वो देखो आपको पता होना चाहिए। एक इनकी पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको कहा जाता है इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व यह पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो यह वीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई है। और इसी पुस्तक को देखो बाद में हिंदुत्व हु इज ए हिंदू कहा जाने लगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व ये पुस्तक वीडी सावरकर ने लिखी है। कब लिखी है? तो ये इन्होंने लिखी थी 1922 में। और यह प्रकाशित कब हुई थी? तो 1923 में यह प्रकाशित हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता क्या है? यहाँ से बनता है कि यह इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व ये जो पुस्तक थी वीडी सावरकर ने लिखी थी। तो उस समय यह जेल में थे। तो किस जेल में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा हुआ था? ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो किस जेल में उन्होंने लिखा था? तो वो थी रत्नागिरी जेल। ये फैक्ट है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। आपके कमीशन के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस देखो पूछे जा सकते हैं। कुछ और पुस्तकें भी मैं आपको बताता हूँ। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये वाली बुक भी किन्होंने लिखी हुई है? तो ये बुक भी वीडी सावरकर ने ही लिखी हुई है। अच्छा एक बुक मैं आपको इनकी बताता हूँ जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो माझी जन्मपेठ ये बुक भी आपसे पूछी जा सकती है। तो माझी जन्मपेठ यह जो है तो मराठी लैंग्वेज में लिखी गई है। तो माझी जन्मपेठ यह पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी वीडी सावरकर के द्वारा ही लिखी गई है। ये वाली बुक भी देखो आपको ध्यान में रखनी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वीडी सावरकर को जेल हुई थी, काला पानी की जेल हुई थी। काला पानी कहाँ पर पड़ता है? अंडमान निकोबार में पड़ता है। तो एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि वीडी सावरकर को कब काला पानी की जेल हुई थी? तो इनको 1911 में काला पानी की जेल हुई थी। तो यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। बाकी वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद आप सभी को पता है महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
महात्मा गांधी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कब स्टार्ट किया गया था। तो ये छोटे-छोटे फैक्ट हर एक बच्चे को ध्यान में रखने हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ये आपको पता चल गया। अच्छा, फिर महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन जो है तो शुरू किया। तो ये इन्होंने कब शुरू किया था? तो ये इन्होंने शुरू किया था 1920 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बट बाद में आप सभी को पता है चौरा-चौरी हत्याकांड हो जाता है और इस हत्याकांड के बाद जो महात्मा गांधी थे उन्होंने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो चौरी चौरा कांड देखो कब हुआ था, एग्जैक्ट डेट आपको ध्यान में रखनी है। तो 5 फरवरी 1922 को जो है तो गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था और उसके कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को, जो असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, उसको जो है तो स्थगित कर दिया था। अब इसके बाद क्या हुआ था वो भी देखो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक और संस्था की देखो स्थापना की गई थी। तो उस संस्था का नाम था स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना देखो कब की गई? तो वो की गई 1923 में। और किनके द्वारा की गई? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई, जब इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्थगित कर दिया गया था। अब जिस तरह से देखो क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं लिंक कर रहा हूँ, उसी तरह से क्वेश्चंस को आपको भी लिंक करके चलना है। महात्मा गांधी की यहाँ पे बात आई है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की जब भी बात आती है तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, उनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, वो आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी तो खैर हमारे भारत के राष्ट्रपिता भी हैं, तो हर एक बच्चे को इनका जन्म देखो कब हुआ था, एग्जैक्ट डेट आपको बतानी है। इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, ये भी आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। और इनकी मृत्यु कब हुई थी और इनकी हत्या जो है तो किनके द्वारा करवाई गई थी, वो भी आप देखो मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपिता हैं, हर एक बच्चे को ये क्वेश्चन आना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन इंडिया वाज। तो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ऑब्वियसली कौन सा था? तो वो था बंगाल गजट। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित देखो 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर बनते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, बंगाल गजट की स्थापना किन के द्वारा की गई थी? तो बंगाल गजट की स्थापना जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा करवाई गई थी। किनके द्वारा? जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा करवाई गई थी। इसीलिए बंगाल गजट को कई बार हिकीज बंगाल गजट भी लिखा आता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब जेम्स ऑगस्टस हिकी ने बंगाल गजट की स्थापना की थी। अब अच्छा कब की थी, ये भी फैक्ट देखो बनता है। तो 1780 में बंगाल गजट की स्थापना जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा करवाई गई थी। अच्छा, सबसे पहली बार यह जो समाचार पत्र था ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था कोलकाता से। ये भी देखो आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी की फैक्ट बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए। अब कंफ्यूज आप कहाँ पर होते हो? आपसे देखो एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? और वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो वह कौन सा था? तो वो था उद्दंत मार्तंड। ये देखो नाम आपको ध्यान में रखना है। जब भी आपसे पूछेंगे हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो वो था उद्दंत मार्तंड। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1826 में। किनके द्वारा करवाई गई थी? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा जो है तो इसका प्रकाशन किया जाता था। इस हिंदी भाषा के समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था। और कब इन्होंने स्थापना की थी? 1826 1826 में। और कहाँ से यह प्रकाशित होता था? तो ये होता था कोलकाता से प्रकाशित। तो यहाँ से भी जितने भी फैक्ट बन सकते थे वो भी मैंने आपको बता दिए। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड था। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1826 में हुई थी। कहाँ से इसका प्रकाशन किया जाता था? तो कोलकाता से इसका प्रकाशन किया जाता था। और किसने इसको प्रकाशित किया था या फिर किन्होंने इसकी स्थापना की थी? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर भी आपके 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना द्विभाषी समाचार पत्र जिसको हम बाइलिंगुअल न्यूज़पेपर बोलते हैं, तो वह कौन सा है? वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। तो एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, हिमाचल का सबसे पुराना द्विभाषी समाचार पत्र बाइलिंगुअल न्यूज़पेपर कौन सा है? वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। ये क्वेश्चन आपके हमिरपुर बोर्ड में पूछा गया है, तो ये आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। अगर आपको नहीं आता है, गूगल पे जाना है, सर्च करना है, सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है। मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, जो भी मैं आपसे चीज़ें पूछता हूँ वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी होती हैं। तो आपको सर्च करना है और सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है, क्योंकि आपको पता है कमेंट करने से आपका ही फ़ायदा है। जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो, जो चीज़ आप सर्च कर देते हो, वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो। तो मेक श्योर कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन डिड एनी बेसेंट ले द फाउंडेशन ऑफ ए कॉलेज वेयर हिंदू रिलीजन एंड वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट्स वर टॉट। तो एनी बेसेंट ने एक महाविद्यालय की स्थापना कब की जहां भारतीय धर्म
और पश्चिमी वैज्ञानिक विषय पढ़ाए जाते थे। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आपके हमीरपुर बोर्ड से ही लिया हुआ है। आपके हमीरपुर बोर्ड में ये क्वेश्चन बना हुआ था। तो एनी बेसेंट ने एक महाविद्यालय की स्थापना की थी, तो कब की थी वो देखो आपसे पूछा गया है। तो वो की थी 1898 1898 में। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एनी बेसेंट की यहाँ पे बात आई है तो एक क्वेश्चन इनसे देखो पूछा जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वह एनी बेसेंट ही थी। अच्छा, कब इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखो आपसे पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो भारतीय महिला आप सभी को पता है, तो वह कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन में जो तो अध्यक्षता की थी। तो यहाँ से 2 पॉइंट्स बनते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। बाकी एनी बेसेंट से देखो एक और क्वेश्चन बनता है और इन्हीं से संबंधित एक नाम सामने आता है, तो उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। अब वो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की हुई थी। किसकी स्थापना की हुई थी? होम रूल लीग की स्थापना की हुई थी। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि एनी बेसेंट ने कब होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो इन्होंने की थी सितंबर 1916 में। और कहाँ पर स्थापना की थी? तो ये की थी इन्होंने मद्रास में। कहाँ पर की थी? मद्रास में, यानी कि आप कह सकते हैं चेन्नई में की थी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी। इन्होंने कब की थी? तो इन्होंने की थी अप्रैल 1916 में। ये फैक्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक ने जब अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, तो इन्होंने स्थापना कहाँ पर की थी? तो महाराष्ट्र की साइड इन्होंने स्थापना की थी। और ये नाम जो भी फैक्ट फैक्ट मैं देखो आपको बार बार बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो गाइज ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए गाइज मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन